प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक विद खंताल में। दोस्तों, सावन के महीने में सिर्फ एक ही नारा सुनाई देता है, हर हर महादेव का। लेकिन अभी अगस्त का महीना चल रहा है और सावन का महीना भी चल रहा है, तो ये दो जो अलग अलग महीने हैं, इनका क्या राज है? और जब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो इस बार सावन में 56 दिन है, तो ये कैसे पॉसिबल है? वैसे तो भारतीय होने के नाते हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मल कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो उसी कैलेंडर पे चलता है, इसलिए हमें वही कैलेंडर नॉर्मल लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हिंदी कैलेंडर होता है उसकी गणित क्या होती है, उसका कैसे डिवीजन होता है। दोस्तों, जो नॉर्मल कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर होते हैं उनमें बहुत बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर है अंग्रेजी वाला, उसमें भी 12 महीने होते हैं और हमारे हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। अब जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है वो बेस्ड है कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उसके आधार पर, और जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो आधारित है चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसके बेसिस पे। इसलिए जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है उसका हर महीना 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 29 दिन का लगभग समय लेता है। अगर हम 29 दिन के हिसाब से अगर हम 2.5 साल चले तो एक एक्स्ट्रा महीना निकल के आता है जो कि हर 2.5 साल में पड़ता है। तो वैसे तो हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद जब ये एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं अधिक मास। तो ये जो अधिक मास है या जो पुरुषोत्तम मास है, ये इस साल श्रवण के महीने में पड़ा है, इसलिए श्रवण महीना 2 महीने के बेसिस पे है। इसलिए सावन में इस बार 56 दिन होंगे और 8 सोमवार के व्रत होंगे। और ये हर 19 साल में ऐसा योग बनता है कि जो सावन होता है वो 2 महीने का होता है। अगर हम बात करें इस अधिक मास की, तो इसमें जो पूजा पाठ करना होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु जो होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वैसे प्रसन्न तो शंकर जी भी होते हैं श्रवण मास में, क्योंकि सभी लोग बस उन्हीं की आराधना करने में लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो सावन का महीना है उसी महीने में क्यों शिव जी की इतनी भक्ति की जाती है? तो इसकी कुछ पौराणिक कारण है, रीजंस हैं। सबसे पहला तो क्या होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था वो शंकर जी ने अपने कंठ में धारण किया था। अब उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसके रंग से जो शंकर जी का जो कंठ था वो नीले कलर का हो गया, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो सारे देवता थे उन्होंने शंकर जी का जल से अभिषेक किया, और वो प्रथा आज तक चली आ रही है, इसलिए शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। एक और रीज़न ये माना जाता है कि शंकर जी जब अपने ससुराल में जाते थे तो वो लगभग इसी अगस्त के महीने में जाते थे, क्योंकि इस समय ही बारिश शुरू हो जाती थी और उन्हें जल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो उन्हें पसंद थी। एक कारण और है कि जो विष्णु भगवान होते हैं वो सावन के महीने में अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो पृथ्वी का जो भी कार्यभार होता है वो शंकर जी संभालते हैं। तो सारे देवता, सारे भक्तगण शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रसिद्ध कारण है कि क्यों जो सावन का महीना है वो शिव जी की आराधना में सभी लोग अर्पण करते हैं। और सावन के महीने से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर 4 सीजन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग। लेकिन जो हमारा हिंदी कैलेंडर है उसको 6 ऋतुओं में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो चैत्र महीने से शुरू होता है, क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उस समय चैत्र का महीना था। तो सबसे पहले वसंत ऋतु से प्रारंभ हुआ। तो जो चैत्र और बैसाख महीने होते हैं वो आते हैं वसंत ऋतु में, जो कि पड़ते हैं मार्च और अप्रैल में। फिर उसके बाद जो आती है समर यानी ग्रीष्म ऋतु, वो पड़ती है ज्येष्ठ और आषाढ़ में। ठीक है, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में अभी जो श्रवण चल रहा है ये होता है वर्षा ऋतु। इसमें श्रवण और भाद्रपद आते हैं। इसके बाद फिर शरद ऋतु जिसमें अश्विन और कार्तिक आते हैं। इसके बाद हेमंत ऋतु जिसमें मार्गशीर्ष और पौष आते हैं। और फिर है हमारी ठंडक यानी शिशिर ऋतु जिसमें माघ और फागुन आते हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला चैत्र महीने से शुरू होता है और फागुन महीने में ख़त्म होता है। और जब हम हिंदी कैलेंडर देखना शुरू करते हैं तो एक कन्फ्यूज़न और आता है, जो कि होता है सन में। जैसे अगर आप अभी विक्रम संवत का पंचांग उठा के देखेंगे तो उसमें होगा सन 2080। तो इसके पीछे का कारण ये है कि उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम था राजा विक्रम। तो उन्हें अपने कार्यकाल से इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी
और उस टाइम वो कार्यकाल था वो था 57 BC यानी 57 ईसा पूर्व, और अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2023। तो आप अगर कभी भी कंफ्यूज हो कि इस साल अभी हिंदी कैलेंडर में कौन सा वर्ष चल रहा है, तो जो भी हमारा करंट ईयर चल रहा है अगर उसमें हम 57 ईयर्स ऐड कर देंगे, जैसे 2023 + 57, तो हमारा 2080 उसमें सन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो साल की और छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनके बारे में। जैसे एक साल को अंग्रेजी कैलेंडर में पहले सीजन में डिवाइड किया गया है, फिर महीने में डिवाइड किया गया है, फिर सप्ताह, और फिर दिन, और फिर घंटे, और फिर मिनट। अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें तो हिंदी कैलेंडर के जो पूरा एक साल है उस साल को डिवाइड किया गया है 6 ऋतुओं में। हर 6 ऋतु में 2-2 महीने हैं, जो कि अभी हमने देखा। उसके बाद हर ऋतु में 2 महीने हैं। अगर हम महीने की बात करें तो महीने को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। अगर इसमें हम अंतर देखें तो जब अमावस्या पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, यानी जब चांद बिल्कुल नहीं होता है और जब बिल्कुल न्यू मून से फुल मून होता है, उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और जब पूर्णिमा से अमावस का समय होता है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो महीना है, मास है, वो 2 भागों में डिवाइडेड है। अगर हम इन मास को डिवाइड करना चाहें, जो मतलब पक्ष हैं हमारे 15 दिन के, अगर उनको डिवाइड करना है तो फिर हम इनको और छोटी इकाई है तिथि, और वो जो तिथि होती है 1 से 15 उसको तिथि बोलते हैं, और जो सिंगल एक डेट होती है, एक तिथि होती है, उसको हम मुहूर्त में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक दिन में एक तिथि में दिन और रात है, और हर 12 घंटे के टाइम में 15 मुहूर्त होते हैं, जो कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें तो लगभग हमारे 720 मिनट आते हैं, जो कि 12 घंटे के बराबर है। तो लगभग ऐसा ही यूनिट सेम है, बस जो कहने का तरीका है वो अलग है। इतनी सारी डिटेल्स सुन के आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में कितना अच्छा कमांड था और उनको कितनी अच्छी नॉलेज थी। जैसे जो ग्रीक और रोमन एम्पायर थे, उन्होंने भी अपने बहुत सारे महीनों के नाम रखे, वो हमसे इंस्पायर्ड होकर रखे। जैसे अगर हम बात करें सितंबर, तो सप्त प्लस अंबर, ठीक है, और अक्टूबर हो गया अष्टधन अंबर, ठीक है। नवंबर भी सेम ऐसे ही, और दिसंबर भी ऐसे ही। और अगर हम बात करें दिनों की, तो जैसे सोमवार है तो सोमवार इज बेस्ड ऑन चंद्रमा, और मंडे भी जो मून है उसी पे बेसिस है। या अगर हम संडे की बात करें तो सन इज फॉर रविवार, जो कि पहला दिन होता है हफ्ते का। ऐसे ही सन, रविवार और संडे उन्होंने लगभग सेम टू सेम किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे दिसंबर है वो 10वां महीना है, 11वां महीना है जनवरी, और 12वां महीना है फरवरी, ठीक है। तो फरवरी को साल कंप्लीट हुआ, और 13वां महीना है वही होता है पहला महीना, जो कि होता है मार्च। और मार्च ही वो महीना है जिसमें हमारे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना आता है, यानी चैत्र। तो ये जो कैलेंडर अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी कुछ समय पहले आया है, हम लोग पता नहीं कितने हजारों सालों से जो पहला महीना है उसको हम चैत्र के रूप में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इतनी एक्यूरेसी के कौन सा जो प्लैनेट है वो कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, कौन सी राशि पे मूव कर रहा है, तो इतना एडवांस साइंस मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जो पुराने टाइम में जो हमारा साइंस था वो कितना एडवांस और कितना बेस्ट। बट अभी जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर हर जगह फॉलो होता है, बट इनिशियल में जब लोग अपने कैलेंडर डेवलप कर रहे थे अलग अलग कंट्री, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदी कैलेंडर है उससे ही कहीं ना कहीं उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, और उसी से बहुत सारी चीज़ें कॉपी भी की है। और अगर आपको कोई और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि किसी महीने की बात करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि मार्च चल रहा है तो कौन सा महीना है, या सितंबर चल रहा है तो कौन सा महीना है। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या है कि उन्हें बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता चलेंगे, और जब हम भी अपनी डेली लैंग्वेज में या नॉर्मल बोलचाल में जब हम इन महीनों का यूज़ करना शुरू करेंगे तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे फैक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो बेसिक विद खंताल चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।